हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर कोई मेरे को यहाँ नहीं जानता है, मेरा नाम आयुष है और मैं गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और ये हम लोग का आई थिंक फोर्थ सब्जेक्ट है जो हम लोग स्टार्ट करने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो गेट में वेटेज होता है वो 8 to 10 मार्क्स का होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसका सिलेबस मैंने लिख दिया है जिससे हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो हम लोग पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। फिर प्रोसेस मैनेजमेंट आता है, उसके अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग आती है, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गया, डेडलॉक के क्वेश्चन कुछ हो गए, और उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट होता है, और फाइल सिस्टम होता है, और डिस्क शेड्यूलिंग होता है। अगर मैं बात करूँ इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, फिर सीपीयू शेड्यूलिंग भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट हो गए। 3-4 टॉपिक जो है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। इससे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही आने कहीं से भी आ सकता है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज से हम लोग क्या स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं इंट्रोडक्शन। हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन इसका ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। तो जैसे यहाँ पे ये यूज़र है, और ये यहाँ पे ये हम लोग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और इधर क्या आ जाएगा, ये हार्डवेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। यहाँ पे ये अगर यूज़र है, यूज़र इस स्मॉल में लिखते हैं। ओके, जैसे हम लोग क्या होते हैं, यूज़र होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, यूज़र होते हैं। तो यहाँ पे ये यूज़र आ जाएगा। यूज़र किससे इंटरेक्ट करेगा? यूज़र इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस से। ठीक है, ओएस जो होता है वो इंटरेक्ट करता है हम लोग के हार्डवेयर से। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है। यहाँ पे इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। यहाँ पे यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, अब देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या हैं। अब यहाँ पे अगर सर्विसेज की मैं बात करूँ, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं वाइट से, सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ मेनली बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्विसेज कौन कौन सी हो जाएगी, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक मिनट, हाँ। तो अब सबसे पहले सर्विस की बात करें हम, वो क्या है, यूज़र इंटरफेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूआई बोलते हैं। तो यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है, जिसमें क्या है, जैसे हम लोग माउस हो गया, कीबोर्ड में टेक्स्ट का आइकन्स वगैरह हो जाते हैं, वो सब होता है। फिर दूसरी कौन सी सर्विस होती है, वो होती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं। प्रोग्राम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या है, ये हम लोग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज या सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। ओके, फिर थर्ड नंबर पे हम लोग का आ जाता है यूआई हो गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया, फिर आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना, आईओ ऑपरेशन। राइट, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाता है फाइल हैंडलिंग यानी फाइल सिस्टम। क्योंकि हम लोग सब जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं कोर्स में, यूआई अभी कोर्स में नहीं है। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसे हम लोग देखेंगे अभी। फाइल सिस्टम, ऑलराइट, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन सॉरी मैनिपुलेशन। ठीक है, और इसी में क्या होता है, कम्युनिकेशन भी होता है ना। तो इसी फाइल को मैनिपुलेट करना और कम्युनिकेट करना बिटवीन मल्टीपल प्रोसेस। कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस चलती हैं। इन सारे प्रोसेस को क्या है,
सिंक्रोनाइज करना और कम्युनिकेट करना, इसे बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हो गया। और फिर अगला फीचर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या था, 4th नंबर हो गया था, 5 नंबर। तो 5th नंबर की बात करते हैं, एरर डिटेक्शन हो जाएगा, एरर डिटेक्शन, ये हो गया। और 6th नंबर पे कौन सा फीचर आ जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, 6 हो गया। और 7th नंबर पे क्या आ जाएगा, 7th 8 इधर लिख देते हैं। तो 7th नंबर पे आ जाएगा अकाउंटिंग, ठीक है, जो अकाउंटिंग। और 8th नंबर पे कौन सा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन। अकाउंटिंग से ऑथेंटिकेशन से रिलेशन है, कि जैसे हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं कि कौन सा यूज़र है, कौन सा नहीं, कितने अकाउंट से यूज़र के। प्रोटेक्शन, TION, ठीक है। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। सो हम लोगों ने OS का इंट्रोडक्शन देख लिया और हम लोग सर्विसेज देख लिया। जैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या है। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब आते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के होते हैं। तो इसमें पहला लिखते हैं, पहले हेडिंग क्या डालते हैं, यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा समझ में आ रहा है, जो एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, वन प्रोसेस एट अ टाइम, एट अ टाइम, एट ए टाइम, ठीक है। यानी क्या होगा, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाएगा। क्या, वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन बी रन until this process executed completely, executed completely, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ कंप्लीट की बात लिख लेते हैं, नो अदर प्रोसेस कैन रन, नो अदर प्रोसेस कैन रन। तो इसका मतलब ये है, अगर एक प्रोग्राम आ गया एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, जो उसको प्रोसेस बने, प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को ही प्रोसेस बोलते हैं। सो एक प्रोसेस अगर रन कर रहा है CPU में, तो वो प्रोसेस को हम लोग बीच में स्टॉप भी नहीं कर सकते और कोई नया प्रोसेस दोबारा रन भी नहीं कर सकते। क्यों, हम लोग पास एक ही ऐसा मेथड है जिसमें एक प्रोसेस को एक बार में रन कर सकते हैं। और अगर एक बार प्रोसेस रन होने के लिए आ गया, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा प्रोसेस रन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, not proper utilization of CPU, because क्यों यूटिलाइजेशन है, इस हिसाब से देखा जाए CPU तो अपने 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। क्योंकि अगर एक प्रोसेस एक टाइम में आ फिर दूसरा प्रोसेस या तुरंत रन होगा, तीसरा है फिर रन हो रहा है। ये दिक्कत तब आती है जब हम लोग के लिए कोई मेमोरी को रीड राइट करना होता है या तो कोई IO के लिए रीड राइट करना होता है। तो CPU क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है मेमोरी और IO से। तो जब तक वो हम लोग इनपुट नहीं दे रहे हैं, तब तक क्या दूसरा प्रोग्राम रन ही नहीं हो पाएगा, या जब तक मेमोरी रीड नहीं कर पा रहे हैं तब तक क्या होगा, वो स्टक रहेगा उसी पॉइंट पे, ठीक है। नॉट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ CPU, बिकॉज CPU नीड, बिकॉज व्हेन
व्हेन IO मतलब इनपुट आउटपुट, IO needed CPU is not utilized। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली हेडिंग डालते हैं। सेकंड नंबर के टाइप का पहला कौन सा हो गया, यूनी प्रोग्रामिंग हो गया। अब यूनी के बाद क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग आएगा। तो अब यहाँ पे दूसरा टाइप हो जाएगी, इस कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप है, तो यहाँ मैं सेकंड लिख दे रहा हूँ। सेकंड कौन सा है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, उसमें तो एक बार में एक ही अलाउ था, इसमें क्या मल्टी अलाउ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिस अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम इन मेन मेमोरी एट अ टाइम। यहाँ लिख देता हूँ एट ए टाइम। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम क्या होंगे, एग्जीक्यूट हो सकते हैं मेन मेमोरी में। मतलब एग्जीक्यूट मतलब एक सेकेंड, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बात करूँ मेमोरी को मैं यहाँ बना लेता हूँ, तो ये जैसे हम लोग की मेमोरी है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे ये मेमोरी है, वो ये मेमोरी है। ठीक है, तो मेमोरी का एक पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। मेमोरी मतलब रैम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और लेट से P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा लाइन बड़ा कर देता हूँ, ये डिवीजन है। और इसके बाद क्या P3 हो सकता है, ये P3। ठीक है, और उसके बाद क्या है, P4 हो सकता है, लेट से P5 कोई प्रोसेस है, ऐसा है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, प्रोसेसर तो एक बार में एक ही प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा, यानी प्रोग्राम को क्या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यानी कि सीपीयू जो है एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहेगा, बट हम लोग क्या करें, बाकी दूसरे प्रोग्राम को क्या है मेमोरी में लोड करके रखे रहेंगे। इन केस कभी भी आईओ वगैरह आता है तो हम लोग क्या प्रोसेस को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू हो रहा है। राइट, सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ, क्या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है मल्टी प्रोग्रामिंग में, वो क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ मैं अगली हेडिंग डाल रहा हूँ, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से क्या मतलब है, अगर मेन मेमोरी में n नंबर ऑफ प्रोसेस एट अ टाइम स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी, n हो जाएगा। तो यही चीज़ है, ये क्या चीज़ होता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी, या ऐसी मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी कौन सी, रैम होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोसेस क्या मेन मेमोरी में एट अ टाइम जितने होंगे, वो क्या होती है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है। और अब डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग अगर बात करूँ यहाँ पे, डिग्री लेट से येलो से लिखते हैं इस बार, तो हाँ, यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। ये ऐसे लिखते हैं, एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीजेस। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा होगी, यानी क्या है,
ऑपरेट मेन मेमोरी में क्या नंबर ऑफ प्रोसेस ज़्यादा हैं, तो हम लोग क्या अगर लेट से अगर P1 को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसे आईओ चाहिए, P2 के लिए भी आईओ चाहिए, P3 के लिए आईओ चाहिए, P4 के लिए भी आईओ चाहिए, P5 के लिए आईओ चाहिए। तो यानी कि अगर P5 5 प्रोसेस है तो पाँचों के लिए आईओ की ज़रूरत है, तो हम लोग CPU क्या अभी भी आइडियल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, वो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। बट उसके बाद क्या, अगर हम लोग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम ज़्यादा है, यानी P5 और P6 हो जाएगा, P7 हो जाएगा, तो चांसेस है कि सारी प्रोसेस तो एक टाइम पे आईओ के लिए नहीं जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, CPU का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। तो अगर डिग्री मल्टी ऑफ डिग्री प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगी तो क्या होगा, यूटिलाइजेशन और CPU भी इंक्रीज करेगा। तो वही लिख रहा है, CPU यूटिलाइजेशन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, हाँ, यूपीयू, हाँ, बट इसमें भी एक कंडीशन है, क्या, टिल, यहाँ से थोड़ा दिखते हैं, और कब तक इंक्रीज करेगा उसकी भी एक लिमिट होती है, टिल सर्टेन लेवल लेवल। अगर इसका मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1 लाख प्रोसेस डाल देते, ठीक है, सोचेंगे 1 लाख प्रोसेस का यूज़ आएगा, बट 10 से 20 प्रोसेस के ऊपर हम लोग को जा ही नहीं रहा, CPU हम लोग चेक कर रहे हैं, 10 से 20 प्रोसेस के बाद कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, यानी कि अगर मेमोरी में 1 लाख या 1000 लेते हैं, सिंपल से 1000 अगर प्रोसेस है, तो CPU क्या कर रहा है, अगर आईओ के लिए कितनी प्रोसेस जा सकती है 1000 में, क्या ऐसा होगा नहीं कि 1000 की चली गई आईओ के लिए, 10 15 20 25 100 इतनी प्रोसेस मैक्सिमम जाएगी ये। तो क्या हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करें, क्या मेमोरी में क्या हो रहा है, बार बार स्पेस की ज़रूरत हो रही है, ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत हो रही है, और CPU क्या है, उतना प्रोसेस यूज़ भी नहीं कर रहा है, इतना प्रोसेस एट ए टाइम एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दे तब एक तो इसका ग्राफ अगर बनाते हैं, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे क्या हो रही है मेमोरी का, ये हम लोग क्या बढ़ रहा है, अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसे इंक्रीज कर रही है, और इधर क्या है, मेमोरी का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, अगर पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाए तो मेमोरी का साइज बढ़ गया, फिर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का स्टक हो जाएगा, और मेमोरी का साइज क्या होगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इस ग्राफ के तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए कि अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर रही है तो CPU यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज करेगा, बट एक सर्टेन लेवल था, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट मेमोरी रख देंगे तो इनफाइनाइट यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया, मैं रेड कर देता हूँ, वाइट वाइट यहाँ ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ लिए, अब इसका क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टाइप भी होते हैं। सो यहाँ पे टाइप देख लेते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, तो यहाँ से मैं इधर पहला टाइप लिख देता हूँ, इधर मैं दूसरा टाइप लिख दूंगा। सो पहला टाइप क्या है, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव, और दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा, प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस CPU में आएगी, और वो क्या होगा, जब तक वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक CPU से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। इसमें क्या मैं लिख देता हूँ, येलो से लिख देते हैं, CPU, येलो येलो येलो, हाँ, इसमें CPU ओनली, सही 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 सही, यहाँ से लेते हैं, रनिंग प्रोसेस, RUNING, रनिंग प्रोसेस leaves CPU only when wants to, ठीक है, wants to। अब ये CPU कब चाहेगा लीव करना, 2 कंडीशन होती है, इधर
कंप्लीट, इधर कंप्लीटेड, और दूसरा क्या होगा, गोज फॉर, गोज फॉर आईओ, इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, नॉन प्रिम्प्ट वाला ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नॉन प्रिम्प्ट के केस में क्या होता है, जो सीपीयू होता है वो उसमें नॉन प्रिम्प्ट केस में क्या होता है, जो प्रोसेस होती है अगर वो सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए चली गई, तो अगर कंप्लीट होगी तब बाहर निकलेगी, या तो कुछ आईओ का ऑपरेशन करना होगा तब निकलेगी, वरना बीच पे स्टॉप नहीं होगा एग्जीक्यूशन का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलाउ करता है, कभी भी रोकता नहीं है नॉन प्रिम्प्ट के केस में, कभी भी अपने स्विच नहीं करेगा, सीपीयू जो अलाउ करेगा या सीपीयू जब चाहेगा तब उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रोक सकता है। ठीक है, ये है। अब प्रिम्प्ट के केस में आते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, आर रनिंग प्रोसेस कैन, रनिंग प्रोसेस कैन बी टेकन आउट ऑफ सीपीयू फोर्सफुली। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चाहता है तो रोक सकता है प्रिम्प्ट वाले केस में, पर नॉन प्रिम्प्ट वाले केस में ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सीपीयू के हाथ में है। सीपीयू के हाथ में तब सीपीयू कब चाहेगा, जब या तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई हो, और दूसरा क्या है, प्रोसेस आईओ ऑपरेशन के लिए गई हो, तभी होगा नॉन प्रिम्प्ट केस। और प्रिम्प्ट क्या होगा, कभी भी हो सकता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे तब क्या है, प्रोसेस को स्विच कर सकती है अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या देख लिया, दो टाइप देख लिया अब तक फिलहाल के लिए। ठीक है, तो पहला कौन सा टाइप था, पहला टाइप था यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग से, दूसरा कौन सा, मल्टी प्रोग्रामिंग होगा। अब तीसरा हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ साथ एक टर्म आता है मल्टी टास्किंग, जिसे हम लोग टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मल्टी, वो प्रोग्रामिंग था और ये क्या टास्किंग होगा। ठीक है, तो मैं टी बड़ा लिख देता हूँ, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसे क्या इसे टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिम एक्सटेंशन ऑफ प्रिमिटिव मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस कैन रन, यहाँ से लिखता हूँ, प्रोसेस कैन, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, प्रोसेस कैन रन इन राउंड रॉबिन मैनर। हाँ, ठीक है, तो राउंड रॉबिन मैनर क्या है, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग क्या प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए ऐसे समझिए कि हर प्रोसेस को रन करने के लिए टाइम फिक्स होता है। ठीक है, कि एक प्रोसेस आएगी, वो 2 सेकंड के लिए रन होगी, 2 से ज़्यादा सेकंड के लिए नहीं रन होगी। जैसे 2 सेकंड होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्विच हो जाएगा। फिर वैसे फिर उसके बाद जब दूसरा प्रोसेस के लिए 2 सेकंड होगा, फिर उसके बाद स्विच हो जाएगा। तीसरा प्रोसेस के इसलिए क्या होगा, यूज़र को ऐसा फील होगा कि एक ही टाइम पर मल्टीपल प्रोसेस रन कर रही हैं। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है, टाइम फिक्स होता है। जैसे 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड में एक बार एक प्रोसेस रन होगी, फिर अगले 2 सेकंड के दूसरी प्रोसेस रन होगी, फिर अगले तीसरे सेकंड में तीसरी प्रोसेस रन होगी, फिर उसके बाद अगले चौथे से लेट से अगर तीन ही क्या बोल सकते हैं प्रोसेस है मतलब मेमोरी में, फिर चौथे सेकंड क्या होगा, फिर से पहली प्रोसेस आ जाएगा, उसका टाइम बचा होगा। तो इसी को राउंड रॉबिन मैनर बोलते हैं, और इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में। ठीक है, मतलब जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो अब आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब तक हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग देखा, मल्टी टास्किंग देखा और मल्टी प्रोसेसिंग देखा। ठीक है, तो यानी क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या था, सीपीयू में क्या एक से ज़्यादा प्रोग्राम मेमोरी, मेन मेमोरी में हम लोग रख सकते थे।
ये मल्टीटास्किंग क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग के फंक्शन का यूज़ करते हुए टाइम को फिक्स कर दिया सीपीयू में। तो जैसे ही टाइम हो रहा था वैसे ही क्या हो रहा था, प्रोसेस स्विच हो जा रही थी। अब आ रहा है मल्टी प्रोसेस, इस बार क्या प्रोसेस ही प्रोसेसर एक से ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब हेडिंग डाल लेते हैं, यहीं पे लग देखिए बहुत जगह था यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरी हेडिंग डाल दे रहा हूँ। ये कौन सा नंबर का था, ये थर्ड नंबर था, एक नंबर दूसरा था और ये थर्ड नंबर पे था, तो थर्ड नंबर पे ये वाला था। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर में लोग कौन सा आ जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें मोर देन वन सीपीयू होगा, ठीक है, मोर देन वन सीपीयू। अब तक हम लोग जितना पढ़ा उसमें क्या सीपीयू एक था, प्रोसेस बस स्विच हो रही थी सीपीयू में कि ये प्रोसेस रन होगी, दूसरा प्रोसेस रन होगी, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच कर सकता है, तो कभी वो स्विच कर सकता है, ये चीज़। तो अब क्या है, इसमें एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, तो इसका टाइप देख लेते हैं। इसमें ऐसे जानने के लिए और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो सीधा टाइप में आते हैं। ठीक है, सो पहला क्या है, शेयर मेमोरी है, शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं टाइटली कपल्ड भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टाइटली कपल्ड। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, शेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, लूजली कपल्ड, लूजली कपल्ड, ठीक है। इसके लिए मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, लेट से ये हम लोग का मेन मेमोरी हो गया, और इसके लिए क्या है, लेट से 3 सीपीयू है, ठीक है। तो ये एक सीपीयू हो गया, और यहाँ से क्या, ये दूसरा सीपीयू आ गया, और ये तीसरा सीपीयू आ गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, जैसे पेन कहाँ चली गई, पेन पेन में कौन सी कलर से कर दो, हाँ, इस बार क्या करते हैं, ब्लू से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे सीपीयू है, ये एक सीपीयू है, ये सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू है, ठीक है। और ये हम लोग का मेमोरी है, मेमोरी। तो जो एम ओ एम मेमोरी, मेमोरी, ठीक है। तो अगर आप बात करें यहाँ पे हर सीपी जो प्रोसेस जो मैं कह रहा था, जो प्रोसेस अगर रन करना होगा, वो क्या होगा, एक ही जो प्रोसेस होगा वो क्या एक मेमोरी में लोड होंगे, और ये सारे मेमोरी के एक ही सीपीयू से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये सीपीयू से कनेक्टेड है, ये सीपीयू भी इसी मेमोरी से कनेक्टेड है, और ये सीपीयू भी इसी मेमोरी से कनेक्टेड है। तो क्या हो रहा है, एक मेन मेमोरी है और उसी से सारे सीपीयू कनेक्टेड, सीपीयू के पास खुद की कोई मेमोरी नहीं है। सीपीयू को जब भी कोई प्रोसेस उठाना होगा तो मेन मेमोरी से उठाएगा, और वही मेन मेमोरी से दूसरा सीपीयू भी उठाएगा और तीसरा सीपीयू भी उठाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर में, तो डिस्ट्रीब्यूटर में इसका अपोजिट हो जाएगा, हर सीपीयू पर खुद की मेमोरी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे ये हम लोग का एक सीपीयू हो गया, ये हम लोग का दूसरा सीपीयू हो गया, और ये हम लोग का क्या है, तीसरा सीपीयू हो गया, ठीक है। सो यहाँ से 3 सीपीयू हो गए। अब 3 सीपीयू है तो तीनों मेमोरी हो गई, ठीक है। एक सीपीयू पर खुद की मेमोरी है तो बड़ा बना देते हैं इसको, और यहाँ से दूसरे सीपीयू के पास ये दूसरी मेमोरी हो गई, ठीक है। और तीसरे सीपीयू के पास ये तीसरी मेमोरी आ गई, ठीक है। और ये सब आपस में क्या होगा, कनेक्टेड हो जाएंगे, ये तीनों मेमोरी आपस में से कनेक्टेड हो गई है। सो ये वाली मेमोरी क्या है, इससे कनेक्टेड है, ये वाली मेमोरी इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तीनों मेमोरी आपस में कनेक्टेड है, ये मेमोरी यहाँ पे ये मेमोरी है, यहाँ पे भी क्या है, मेमोरी है, यहाँ पे भी इसकी मेमोरी है, और ये क्या सीपीयू है, यहाँ पे भी ये क्या है, सीपीयू है, यहाँ पे भी क्या है, ये सीपीयू है, ठीक है। और ये इससे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे भी ये इससे कनेक्टेड होगा,
यहाँ पे भी इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया मल्टीटास्किंग में, सॉरी मल्टी प्रोसेसिंग में। सो मल्टीटास्किंग में क्या था, टाइम को शेयर कर रहा था। मल्टी प्रोसेसिंग का मल्टी प्रोसेसर था, उसमें भी दो टाइप का था, पहले शेयर्ड मेमोरी था और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी था। तो शेयर्ड मेमोरी का सारे सीपीयू के सिंगल मेमोरी का यूज़ करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटेड में हर सीपीयू के अकॉर्डिंग एक मेमोरी फिक्स होगी, और ये सारे मेमोरी आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है ये तो हम लोग प्रोसेस के हिसाब से हो गया, प्रोसेसर के हिसाब से हो गया। अब आते हैं यूज़र के हिसाब से। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कौन सा नंबर था, 4th नंबर था। अब आते हैं 5th नंबर पे। तो 5th नंबर पे क्या है, जब मैं यहाँ पे हेड नहीं डालते, 5th नंबर है। तो 5th नंबर क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, अब इसका डायग्राम बना लेता हूँ, पहले मैं बताता हूँ। जैसे कलर चेंज कर देते हैं, इस बार क्या था, ब्लू रखते हैं, पर्पल ने ब्लू। ठीक है, अच्छा लग रहा है। रेडी, ठीक है। हम्म, ठीक है, रेडी ठीक है, ब्लू से तो बढ़िया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे से एक क्या हार्डवेयर हो गया, कंट्रोल से। और यहाँ पे लेट से यहाँ पे ये आ जाएगा, इधर ये आ गया। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक होंगे और यूज़र दो हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल यूज़र यूज़ करेंगे। इसमें क्या था, जो प्रोसेस थे उसको रन करना कैसे, मतलब क्या मैं बोला, हाँ जैसे प्रोसेस हैं तो उनके लिए क्या अलग अलग सीपीयू था। इसमें क्या प्रोसेस तो एक प्रोसेसर एक ही है, वो रन वैसे ही कर रहा है। ठीक है, मतलब एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट हार्डवेयर एक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, पर यूज़ करने वाले मल्टीपल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, एक सेकंड, ये क्या यहाँ येलो था, हाँ। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, ये अगर यहाँ पे ये क्या है, हार्डवेयर। ठीक है, ये हम लोग का हार्डवेयर है, और उसके नीचे क्या है, हार्डवेयर का एक इंटरफेस जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्टेड होगा, ये एक यहाँ से ये कनेक्टेड किससे, एक टर्मिनल है। ठीक है, ये क्या टर्मिनल है, टर्मिनल है। तो टर्मिनल मतलब जैसे कीबोर्ड माउस हो सकता है, वो टर्मिनल हो सकता है, कुछ भी हो जिससे हम लोग इनपुट दे सकते हैं। और ये टर्मिनल 1 बोल देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल 2 बोल सकते हैं। और इसे क्या है, टर्मिनल 3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीन टर्मिनल, तीन के तीनों क्या होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होंगे हैं। ठीक है, टर्मिनल में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो टर्मिनल बन जाते हैं। तो टर्मिनल क्या हो सकता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। यहाँ से जैसे कीबोर्ड हो गया, की कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, और ये तो इनपुट हो गया, और कुछ आउटपुट डिवाइस जैसे कुछ स्क्रीन हो सकती हैं, और यूएसबी पोर्ट कुछ हो सकता है, जिसमें हम लोग आउटपुट मिल रहा हो सकता है, यूएसबी पोर्ट से कुछ आउटपुट वगैरह। तो ये सब क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, जिससे हम लोग क्या अपने डिवाइसेस को या कनेक्ट करा सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये टर्मिनल से क्या होगा, तीन यूज़र है वो कनेक्टेड होंगे, टर्मिनल 1 से लेट से एक यूज़र कनेक्टेड, टर्मिनल 2 से एक यूज़र कनेक्टेड, टर्मिनल 3 से एक यूज़र कनेक्टेड। और इस यूज़र का नाम देते हैं, लेट से ये क्या हो जाएगा, यूज़र 1 हो गया, ये यूज़र 2 हो गया, यहाँ पे क्या है, ये यूज़र 3 हो गया। तो ऐसे तीन यूज़र कनेक्टेड हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया। ये कौन सा था, 5th टाइप का था। अब अगला देखते हैं, जो कि है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या कितने, 5th था ना, हाँ। तो अब 6th टाइप में आते हैं, ये क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए। वर्क क्या था, वर्क ऑन रियल टाइम डेटा। ठीक है, रियल टाइम
डेटा और इवन इवन नहीं हो सकता और इवेंट होगा इवेंट। ठीक है, और ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? एवरी प्रोसेस एवरी प्रोसेस हैज अ डेडलाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड होते हैं कि उसमें रियल टाइम में कुछ ना कुछ आउटपुट देना है, प्रोसेस करना और रियल टाइम पे आउटपुट करना है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? जैसे हम लोग रेडार सिस्टम होते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कोई मिसाइल्स वगैरह होती है तो उसमें उसमें क्या होता है, जैसे डिफेंस रेडार सिस्टम, जैसी मिसाइल आएगी तो उसे डिटेक्ट करना है विद इन अ टाइम, डिटेक्ट करना है और उसके अगेंस्ट काउंटर मेजर भी जो लेना होता है वो लेते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है मैं ह्यूमन नहीं करती, वो ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब जैसे इनपुट आए वैसे प्रोसेस करो, रियल टाइम में आउटपुट प्रोड्यूस करना और एक्शन लेना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और एक लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यहाँ पे मैं उसको भी लिख देता हूँ, 7 टाइप का, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे कि हम लोग को स्मार्ट वॉचेस हो गया, कार हो गया, एसी वगैरह, जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जिसमें छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो वो सब कौन ऑपरेटिंग होता है? वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विच वर्क ऑन मशीन। ठीक है, तो जैसे आप स्मार्ट वॉशिंग मशीन आ गया है, या जो हम लोग को वैक्यूम क्लीनर वगैरह आते हैं नहीं ऑटोमेटेड वाले, तो उसमें जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एम्बेडेड होता है। जैसे कि कार में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एसी में हो गया, और और क्या हो सकता है, ईटीसी कर देते हैं, जैसे हो जाता है। तो ये सब हो गया एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप में इतना ही था। और तो अब अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। वेल, एक और लास्ट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम बच गया था, तो मैं सोचा उसको भी लिख ही देता हूँ। ये 7 टाइप हो गया था, एक टाइप लास्ट है छोटा सा, वो क्या होता है, हैंड हेल्प होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब जब इतना लिख लेते तो एक लाइन और लिख लेते हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, लेकिन फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ते हैं। तो हैंड हेल्प में क्या होता है, जो वियरेबल डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट वॉचेस वगैरह हो गए, तो उसमें यूज़ किया जाता है ना। तो उसमें लिख सकता हूँ, यूज्ड ऑन डिवाइसेस which can be held in hands। ठीक है, तो वही है, जैसे कुछ अगर स्मार्ट रिमोट वगैरह आते हैं या फिर कुछ और कंट्रोलर्स वगैरह आते हैं, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो वो हैंड हेल्प होता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं, एक टर्म आता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो वैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इतना रिलेटेड नहीं है, फिर भी एक डाउट होता है तो उसको भी क्लियर करते हैं, क्योंकि मेरे को डाउट आता है, दोनों सेम ही लगते थे। अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इधर लिख देते हैं, इसमें होता है सीपीयू और प्रोसेसिंग चिप होता है। ठीक है, यानी जो सीपीयू होता है और प्रोसेसिंग चिप होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसिंग चिप्स वगैरह होती है ना। हाँ, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी तरफ अगर बात करें माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, जो लोग प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यानी जो सीपीयू होता है, हाँ, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, मेमोरी हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और कुछ ऐसा सिमिलर अदर सर्वर्स हो गया, अदर। ठीक है, अदर ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है,
ऑन। तो एक ही जगह क्या होता है, मेमोरी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और सीपीयू हो गया, सब एक ही जगह क्या होता है, एक ही चिप में होते हैं, तो उसे माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। अगर सिंगल प्रोसेसर है तो माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे, और सीपीयू के साथ मेमोरी भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी है तो माइक्रो कंट्रोलर बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या क्या है ये देखते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, पहला कर्नल पार्ट होता है और दूसरा सेल पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, ये हम लोग का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हम लोग कर्नल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, सेल वाला पार्ट है, ऊपर वाला, और जो कोर में है वो क्या, कर्नल पार्ट है। कर्नल, के ई आर एन ई एल, के ई आर एन ई एल, कर्नल पार्ट है। ठीक है, तो जो सेल से अगर हम लोग कर्नल पे कम्युनिकेट करते हैं, और कर्नल से या सेल पे कम्युनिकेट नहीं, हाँ, जो सेल से हम लोग कर्नल पे कम्युनिकेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, सिस्टम कॉल होता है, सिस्टम कॉल। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक सेल पार्ट होता है और दूसरा कर्नल पार्ट होता है। सो कर्नल में क्या है, जो कोर सर्विसेज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो होती हैं, और सेल क्या होता है, सेल एक तरह का इंटरफेस हो सकता है, या जीयूआई जैसे सेल क्या हो सकते हैं, यहाँ पे सेल इक्वल टू अगर मैं बताऊँ तो ये हो सकता है, यहाँ पे बात करो सेल के, अगर मैं यहाँ पे इक्वल में लिखूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो सकता है, जैसे कि आइकन्स वगैरह हो गए, माउस का कर्सर वगैरह हो गया, ये सब कौन होते हैं, सीपीयू बोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम का सेल पार्ट होता है। और कोई कमांड लाइन इंटरफेस हो गई, जैसे लाइनेक्स वगैरह में होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, इंटरफेस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हो सकता है। और अगर हम लोग कोई कर्नल कुछ सर्विसेज का यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल से एक कर्नल को सिस्टम कॉल करते हैं, यानी सेल से कर्नल कॉल को, जब सेल से कर्नल की अगर कोई भी सर्विसेज का हम लोग यूज़ करने ट्राई करते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं, सिस्टम कॉल। ठीक है, तो सिस्टम कॉल एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कर्नल से कुछ भी टास्क परफॉर्म कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम लोग कोर पार्ट होता है कर्नल होता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है वो क्या होता है, कर्नल होता है, कर्नल। तो जब भी हम लोग सीपीयू को बूट करते हैं तो सबसे पहले कर्नल ही एक्टिवेट होता है, कर्नल या कर्नल। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जो हम लोग सिस्टम कॉल है इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ से अगर मैं एडी डाल देता हूँ, सिस्टम कॉल, यहाँ पे सिस्टम कॉल। ठीक है, तो सिस्टम कॉल क्या है, अ सिस्टम कॉल इज अ वे, यानी मैं लिख देता हूँ, अ वे फॉर प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी प्रोग्राम, ये पहले लिख लेते हैं, तो अ वे ऑफ प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विथ विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, हम लोग का प्रोग्राम क्या है, एक सी प्रोग्राम है, उसके अंदर लेट से एक मेमोरी का हम लोग का यूज़ करना है। तो उसमें क्या होता है, प्रोग्राम डायरेक्टली मेमोरी का यूज़ एक्सेस नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, सीपीयू बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा कि हम लोग को इंटीजर इंट टाइप का डेटा टाइप है, 4 बाइट की मेमोरी हम लोग चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करता है, सिस्टम कॉल जनरेट करता है। ठीक है, तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू ही क्या करता है, कर्नल से बात करता है, और कर्नल ही क्या करता है, वो मेमोरी को एलोकेट करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग को, यानी किसी प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करना है तो क्या होगा, कर्नल सिस्टम कॉल के थ्रू ही करेगा। ठीक है, और यहाँ बात करूँ, इसके दो मोड होते हैं, सिस्टम कॉल में दो मोड होते हैं। ठीक है, वो होता है यूज़र मोड होता है, यूज़र मोड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक मोड बिट होती है, मोड
बिट। अब इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए मॉड बिट जैसा कुछ होता है, वन होता है। वन है मतलब यूजर, अभी यूजर मोड पे, ठीक है, तो कर्नल मोड पे नहीं, यानी यूजर ने अभी कर्नल के लिए कोई भी जो है प्रोसेस है वो यूजर के अकॉर्डिंग चल रहा है, अभी कर्नल को हम लोग टच भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कर्नल मोड पे, दूसरा कर्नल मोड। सो कर्नल मोड में क्या होता है, मोड बिट जो होती है वो क्या होती है, जीरो हो गई है, समझाया। मतलब अगर मोड बिट क्या है, जीरो है, तो यानी कि जो हम लोगों ने क्या किया है, सिस्टम कॉल किया, सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर यूज़र मोड पे है तो यानी सिस्टम कॉल से हम लोग कोई भी काम नहीं हो रहा, हम लोग नॉर्मली यूज़र मोड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक चार्ट होता है, वो मैं बना देता हूँ। सो इसके लिए वो डायग्राम है कि नहीं, ठीक है, ऐसे से काम चला लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे ये हम लोग का एक प्रोसेस है, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये दूसरा हो जाएगा, सिस्टम कॉल हुआ, सिस्टम कॉल के बाद यहाँ से लेट्स से ये हो गया, और यहाँ से ये चीज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ही बनाना है, लाइन को क्या करते हैं, वाइट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट जो अपर जो लाइन के अबव वाला पार्ट है, वो हम लोग का क्या है, यूज़र वाला पार्ट, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होगा, यूज़र प्रोसेस होगी, यूज़र प्रोसेस, ठीक है। और इसके नीचे वाला कर्नल वाला पार्ट है, कर्नल वाला। अगर हम लोग लाइन के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोग यूज़र के काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कोर सर्विसेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। अब कोर सर्विसेज का यूज़ करना होगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम के थ्रू, या सॉरी हाँ, प्रोग्राम के थ्रू सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। तो यानी अगर यूज़र मोड पे, ठीक है, अभी हम लोग क्या यूज़र मोड पे, यहाँ पे क्या मोड बिट क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोड बिट कर्नल मोड पे क्या होती है, जीरो होती है, और यहाँ पे मोड बिट क्या होगी, मोड बिट जो होगी वो वन होगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो लेट से यहाँ पे एक प्रोग्राम है, प्रोसेस है, ठीक है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो प्रोसेस बन जाता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, है ना, एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। तो कोई प्रोसेस क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है वो एक, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, तो कॉल सिस्टम कॉल, ठीक है, प्रोसेस क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, अब उसे क्या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कोर सर्विस की ज़रूरत हो गई, तो अब प्रोसेस क्या करेगा, सिस्टम कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस ने क्या किया, एक सिस्टम कॉल को कॉल किया, तो कॉल सिस्टम कॉल, ठीक है। तो उसने क्या सिस्टम कॉल लगाया, तो सिस्टम कॉल में क्या होगा, हम लोग का जो यूज़र मोड है वो यहाँ पे कर्नल मोड पे चला जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा शार्प बना देते हैं, यहाँ से ये, यहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो यूज़र मोड बिट वन थी वो मोड बिट जीरो हो जाएगी, और मोड बिट जीरो होने का मतलब क्या है, जो यूज़र था, जो प्रोसेस अभी रन हो रहा था वो यूज़र मोड पे होता है, अब क्या होगा, कर्नल मोड पे रन होगा। तो यहाँ पे क्या है, मोड बिट क्या हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूर से लिखता हूँ कि हम लोग ले रखना, मोड बिट यहाँ पे वन से क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, ये समझ आया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम कॉल हम लोग किया तो सिस्टम कॉल में कुछ प्रोसेस होगा वो तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, बड़ा कर लेते हैं, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है सिस्टम कॉल, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग सिस्टम कॉल, ठीक है। अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब क्या होगा, यह वापस जाएगा और कहाँ चले जाएगा, वापस से यूज़र मोड पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, वापस से यूज़र मोड पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मॉड बिट है, एक सेकंड, हाँ, जो यहाँ पे मॉड बिट है, इस बार क्या था, अभी वन से जीरो हो गया था, ये क्या होगा, जीरो से वन हो जाएगा, अब ऊपर जाएगा तो वन हो गया। अब वन होने पे क्या होगा, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम, और यहाँ पे कॉल,
यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल आ गया, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा और बड़ा ही कर देते हैं, हाँ ठीक है। ऐसे कुछ होता है सिस्टम कॉल का फंक्शन, कि कैसे प्रोसेस होता है सिस्टम कॉल कॉल करती है, और कैसे क्या होता है एग्जीक्यूशन जो होता है वो सिस्टम कॉल में जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, प्रोसेस को देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है, या रनिंग प्रोग्राम को प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है, रनिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम, ठीक है। रनिंग प्रोग्राम को हम लोग क्या प्रोसेस बोलते हैं। सो यहाँ प्रोसेस में क्या होता है, प्रोग्राम होता है और रन टाइम एक्टिविटी होता है। सो प्रोसेस बात करते हैं, तो प्रोसेस में क्या होता है, पहला तो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम वाला पार्ट होगा, प्रोग्राम वाला पार्ट होगा, प्लस रन टाइम एक्टिविटी, रन टाइम एक्टिविटी, 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 ठीक है, रन टाइम एक्टिविटी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम रैम की बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे मेन मेमोरी की बात करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मेन मेमोरी हो गई, राइट। तो उसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, हाँ। तो यहाँ मेन मेमोरी है, तो मेन मेमोरी का अगर पार्टीशन करते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, लेट से ग्रीन से कर लेते हैं। तो ये क्या हम लोग का रैम है, रैम मेन मेमोरी लिखे, रैम लिखे या मेमोरी लिखे, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है, रैम है। तो रैम में सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेट से P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में कौन सी प्रोसेस होगा, Pn प्रोसेस मान लेते हैं, ठीक है, Pn प्रोसेस है। तो ये सब क्या प्रोसेसेस है, ठीक है। अगर हर एक प्रोसेस के पास खुद का क्या होता है, पीसीबी होता है, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर प्रोग्राम कैसे होगा वो लिखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, प्रोसेस की बात करें, एरो क्या बनाता हूँ, हाँ, जैसे ये इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस वाले पार्ट की जो मेमोरी में है कैसे स्टोर होता है वो देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, देखते हैं स्ट्रेट लाइन बनती है कि नहीं, हाँ बन तो गई। और इसको ग्रीन से कर देते हैं इस बार, ये, हाँ, एक इसको भी ठीक कर देते हैं, अरे ठीक है, पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ ही रहा है ना। इसको जूम कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। तो इसी प्रोसेस को P1 को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सो P1 में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। सो लेट से पहला सेक्शन ये हो गया, ठीक है, इसको वाइट वापस कर देते हैं, डन। तो यहाँ से ये क्या हो गया, पहला सेक्शन हो गया, ठीक है। एक, और इसको क्या है, यहाँ से ये एक सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन लेट से यहाँ पे आ गया, तीसरा सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये ला गया, और एक और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस इन मेमोरी। तो प्रोसेस के अंदर से मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, और उसमें डेटा क्या क्या होता है वो लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले होता है स्टैक सेक्शन, ठीक है। स्टैक के बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होती है कुछ, और मतलब ब्लैंक स्पेस मतलब अगर एक्स्ट्रा स्पेस प्रोसेस की ज़रूरत होती है कुछ स्टोर करने के लिए तो उसके लिए होता है। फिर आता है हीप सेक्शन, हीप सेक्शन, और दूसरा क्या होता है डेटा सेक्शन, डेटा सेक्शन, ये हो गया। और उसके बाद आता है कोड सेक्शन या टेक्स्ट सेक्शन जिसको बोलते हैं, लास्ट में आ गया कोड, या फिर इसको टेक्स्ट बोलते हैं सेक्शन, ठीक है। ऐसे पार्टीशन हो जाती है मेन मेमोरी का। और अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या डिवाइड होता है, ग्रीन से लिखते हैं। तो स्टैक क्या होता है वो देखते हैं, स्टैक में क्या क्या होता है वो लिख लेते हैं। जैसे रन टाइम पे जो भी हम लोग का रन टाइम सॉरी कंपाइल टाइम पे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो सब क्या होता है, स्टैक में स्टोर होते हैं, ठीक है। हाँ, इसे मैं बोलूँ लोकल वेरिएबल हो गया, रन लोकल वेरिएबल हो गया। जैसे स्टैक मेमोरी कोई फंक्शन कॉल करते हैं वो भी क्या होता है,
स्टैक में यूज होता है फंक्शन, पैरामीटर हो गया, पैरामीटर्स हो गया, और उसके बाद तीसरा क्या हो गया, रिटर्न एड्रेस हो गया, रिटर्न एड्रेस। ये चीज होता है। हीप क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी रन टाइम पे जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसको स्टोर करने के लिए होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला पार्ट हो गया। और डेटा सेक्शन क्या, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल के लिए हो गया, ठीक है, ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल के लिए हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। अब आते हैं कोड सेक्शन, क्या होता है, कोड सेक्शन क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको रिस्टोर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है वो हम लोग क्या से उसमें देखते हैं, सीओ का पार्ट होते हैं। और ये क्या, ये जो हम लोग जूम इन किए ये क्या है, प्रोसेस इन मेमोरी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रोसेस इन मेमोरी। तो एक प्रोसेस को ऐसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और ठीक है, अभी प्रोसेस है वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ, ऑपरेशन ऑन अ प्रोसेस, ऑपरेशन ऑन अ प्रोसेस, ठीक है। तो एक प्रोसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं वो देखते हैं। पहले क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला क्या हो सकता है, क्रिएट करना हो गया, क्रिएट करना मतलब रिसोर्स को एलोकेट करना हो सकता, तो कोई मेमोरी को फ्री करना हो गया, और मतलब एलोकेट करके मेमोरी की नीड हो गई है, कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत है, या कुछ भी रिसोर्स की ज़रूरत है, आईओ की ज़रूरत है, ये भी हो सकता है, रिसोर्स ही तो है। हाँ, एलोकेशन मेमोरी को रीड करने के लिए कुछ ज़रूरत है रिसोर्सेज की, तो ये सब क्या प्रोसेस के ऊपर क्रिएशन वाला पार्ट होता है, तो क्रिएट कर सकते हैं प्रोसेस को, ठीक है। यानी प्रोसेस क्या क्रिएट किया जा सकता है, यानी क्रिएट करने का मतलब है ये जो मेमोरी पूरा सेक्शन है इसको क्रिएट कर दिया किया जा सकता है। अब दूसरा पार्ट में आते हैं, शेड्यूल किया जाता है, रन किया जा सकता है, हाँ ठीक है। शेड्यूल यानी कि उसको मेन मेमोरी में लोड कर देंगे तो ये क्या हो, शेड्यूल हो जाएगा, उसने अपने वो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग रन हो जाएगा, शेड्यूल और रन किया जा सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, प्रोसेस को वेटिंग में डाल दिया जा सकता है कि अभी वेट करो, तुम्हारा रन करने का टाइम नहीं है, ये तो ब्लॉक कर देते हैं कि अब तुम रन हो ही नहीं सकते हो। और उसके बाद क्या, तीसरा क्या, सस्पेंड कर देते हैं। सो चौथा हो गया ना, तीसरा तो हो गया। अब सस्पेंड और ब्लॉक में ये फर्क होता है, ब्लॉक एक टेम्परेरी होता है, सस्पेंड परमानेंट होता है, सस्पेंड। और या इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक में कहो तो थोड़ी देर के लिए होता है, सस्पेंड में सस्पेंड ही रहेगा जब तक खुद से रिज्यूम नहीं करेंगे। और फिफ्थ नंबर में क्या हो सकता है, टर्मिनेट ही कर सकते हैं, ठीक है। यानी कोई प्रोग्राम हो सकता है करप्ट हो गया हो तो उसे क्या करें, टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेट, ठीक है। और ये कब होता है, जैसे कि जब डेडलॉक की कंडीशन होती है और डेडलॉक भी सॉल्व नहीं हो रहा होता तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को टर्मिनेट ही कर देते हैं कि वो डेडलॉक क्रिएट कर रहा है, डेडलॉक, रिसोर्सेज डेडलॉक। तो ये सब ऑपरेशन होते हैं जो कि एक प्रोसेस के लिए, कौन इसे कौन परफॉर्म करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम होता है सब काम करना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऑपरेशन क्या करता है, प्रोसेस में, प्रोसेस क्या मैं बोलना चाह, ये सब ऑपरेशन के थ्रू ही प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। सो किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करना हो गया, शेड्यूल करना हो गया, रन करना हो गया, और वेट पे डाल सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिज्यूम कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, ये सब काम का पावर किसके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, ठीक है। अब आते हैं एट्रीब्यूट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सॉरी एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस की बात करें, तो प्रोसेस में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, यानी क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं। सो अब नेक्स्ट पेज में हेडिंग डाल देते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ, एट्रीब्यूट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम,
सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस की बात करें ना, प्रोसेस राइट, एट्रीब्यूट और प्रोसेस की बात करें, इसमें कौन क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, इस बार क्या कहते हैं ग्रीन से लिखते हैं, हाँ। सो पहला क्या हो सकता है, प्रोसेस आईडी हो सकता है, ठीक है, यानी प्रोसेस का यूनिक आईडी होता है, वो हो सकता है। दूसरा प्रोसेस का टाइप क्या है, ये हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आईओ प्रोसेस हो सकता है, मतलब मल्टीपल टाइप होते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे। फिर प्रायोरिटी हो सकता है, प्रायोरिटी यानी क्या होता है, कोई प्रोसेस होता है उसको तुरंत एग्जीक्यूट करना होता है, कोई प्रोसेस होता है ठीक है थोड़ी देर में एग्जीक्यूट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस की प्रायोरिटी हो गया, टाइप हो गया। और उसके बाद क्या हो सकता है, प्रोग्राम काउंटर हो सकता है, राइट, प्रोग्राम काउंटर हो सकता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू है उसको स्टोर करता है, CONU काउंटर। या फिर हो सकता है ऑल अदर रजिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑल अदर रजिस्टर, ठीक है। यानी कि इसे कहने का मतलब क्या है, अगर प्रोग्राम काउंटर की बात करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो और भी अदर जो रजिस्टर की वैल्यू है वो भी क्या है, प्रोसेस का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जैसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर होता है उसमें स्टोर होता है, अगर कोई टेम्परेरी रजिस्टर है उसकी वैल्यू को स्टोर किया हो, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है प्रोसेस के, ठीक है। और प्रोसेस का साइज हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। और फिर प्रोसेस कौन सी स्टेट में है ये भी उसकी क्वालिटी हो सकता है, कि रनिंग स्टेट में है कि टर्मिनेट स्टेट में है, क्या वेटिंग स्टेट में ही है, और अभी क्रिएट ही हुआ है जस्ट अभी, ठीक है। तो ऐसे जो वो हो सकता है कि स्टेट हो सकता है। और फिर लिस्ट ऑफ डिवाइसेस हो सकता है, कि इसको रन करने के लिए कितने डिवाइसेस की ज़रूरत है, मतलब इनपुट आईओ डिवाइसेस की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो कौन से यूज़ कर रहा है, ये सब हो सकता है। दूसरा फिर अगला क्या हो सकता है, मेमोरी लिमिट हो सकता है, कि हाँ इस प्रोसेस के लिए इतनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ फाइल्स भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट वाले को, लिस्ट ऑफ फाइल्स, ठीक है। यानी इस प्रोसेस का रन है, इस फाइल से जो मेमोरी में फाइल्स हैं लोकेटेड है, तो वो क्या हो सकता है, लिंक हो सकता है, कि हाँ ये फाइल्स है इस प्रोसेस से लिंक है या इसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं प्रोसेस के। और इन सब का जो कलेक्शन होता है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, येलो से करते हैं, इन सब का जो कलेक्शन होता है कंबाइन में क्या बोलते हैं, इसे पीसीबी बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो एक ब्लॉक बनाते हैं और पीसीबी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच से मतलब है जब भी क्या है, अगर जैसे प्रोसेस है, एक प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है, और उस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम में हटा दिया और उसके बाद दूसरे प्रोसेस रन हो गए, तब क्या होता है, पूरी दोबारा जो प्रोसेस को हटा दिया है और नई प्रोसेस आई, ठीक है, नई प्रोसेस रन हो गए, फिर नई प्रोसेस के बाद जब पुरानी प्रोसेस जो अभी हटाया गया तो उसको दोबारा मेमोरी में लाया जाएगा, तो क्या होता है वो स्टार्टिंग से रन नहीं होती है, जहाँ पे वो टर्मिनेट होती है तो वहीं से वो रन होना स्टार्ट कर देती है। सो पीसीबी में क्या होता है, जो प्रोसेस है जब रन होती है तो उसका स्टेट स्टोर हो जाता है, जैसे गेम्स वगैरह में नहीं होता कि हम लोग आधा कंप्लीट कर लेते हैं तो सेव पॉइंट्स होते हैं तो वहाँ तक सेव हो जाता है, कुछ इवेंट के बाद हम लोग को स्टार्टिंग से नहीं खेलना पड़ता, कुछ इवेंट तक वो क्या स्टोर रहता है, उसके आगे से स्टार्ट होता है, वैसे ही प्रोसेस में भी होता है। तो जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, रजिस्टर में होता है, ठीक है। यानी पीसीबी में क्या होता है, रजिस्टर और वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ रजिस्टर, वैल्यू ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर स्टोर्स कब स्टोर होती है, जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं, यानी जब भी सीपीयू को ऑपरेशन में स्विच यानी प्रोसेस को स्विच करना होगा तो क्या होगा, जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है, प्रोसेस रन हो रहा है, तो उसका जो भी स्टेट होगा वो रजिस्टर में क्या करें, स्टोर कर लेंगे ऑन एट टाइम ऑन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब समझिए। अभी इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या होता है, CHING कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, डिटेल देखेंगे आगे क्या होता है, फिलहाल के लिए ये समझते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है, जो भी वैल्यू होगी प्रोग्राम की वो रजिस्टर में स्टोर हो जाती है, ठीक है। और अगली बार जब भी रन होगा तो क्या होगा, प्रोग्राम क्या करे, रजिस्टर की वैल्यू क्या कर रिट्रीव करेगा और वहीं से रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब एक इसी चीज़ को देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच होता क्या है, ठीक है।
अब अगली हेडिंग डालते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच। ठीक है, अभी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता कैसे है, प्रोसेस कैसे स्विच होता है वो देखते हैं। अब इसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विच थोड़ा सा लिख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, स्टोरिंग रजिस्टर वैल्यू ऑफ करंट रनिंग प्रोसेस, ठीक है, इनटू पीसीबी, इनटू इट्स पीसीबी, ठीक है, फ्रॉम सीपीयू एंड लोकेटिंग लोडिंग रजिस्टर वैल्यू ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम इट्स पीसीबी टू सीपीयू, ठीक है। तो जो रजिस्टर रहते हैं यहाँ पे, जो कहाँ, यहाँ पे जो रजिस्टर रहते हैं जिसमें वैल्यू स्टोर होती है, सबका हर प्रोसेस की अपने पास पर्सनल रजिस्टर होते हैं, उसमें डेटा को स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, यानी पीसीबी में स्टोर कर लिया जाता है, और जब भी ज़रूरत होती है तो पीसीबी से रिट्रीव कर लिया जाता है डेटा को, ठीक है। और वैसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो कॉन्टेक्स्ट होता है, ये जो वैल्यूज़ होती है उसी को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी जो पीसीबी के जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, यानी प्रोसेस जितनी एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में उसी की वैल्यू को चेंज किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ इसके समरी लिख लेते हैं, यानी कुछ एनालिसिस वाला पार्ट है या जो रिजल्ट होते हैं उसको लिख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विच टेक्स टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हैं, क्या है, अल्टीमेटली हम मेमोरी को रीड राइट कर रहे हैं। सो मेमोरी को रीड करने में फिर उसको राइट करने में कुछ ना कुछ टाइम जाता ही है। भले वो थोड़ा कम रहता है बट रहता है, अच्छा खासा टाइम जाता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत सारे, एक दो प्रोसेस तो होते नहीं है, एक साथ बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं हम लोग कंप्यूटर, तो टाइम ले लेते हैं। तो इसके बाद लिखते हैं डिस्पैच या डिस्पैचर, डिस्पैचर पैचर, ठीक है, डिस्पैचर परफॉर्म्स फॉर्म्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करते हैं उससे क्या बोलते हैं, डिस्पैचर बोलते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक बात करें, ब्लू से लिख देते हैं उसको, जो कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइम है, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्टेक्स्ट साइज के हैं, कॉन्टेक्स्ट साइज के हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात, जितना ज़्यादा साइज का कॉन्टेक्स्ट होगा उतना ज़्यादा टाइम हम लोग को लगेगा स्विच करने में, क्योंकि उतना ज़्यादा डेटा क्या होगा, बार बार हम लोग मेमोरी को एक्सेस करना होगा और रीड करना होगा, ठीक है। जितना डेटा रहेगा उतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच लगेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब जब हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट स्विच के बारे में भी देख लिया, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इस सेशन को क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। एक नहीं, एक्चुअली दो क्वेश्चन करने हैं, सो दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, इस सेशन को एंड करते हैं। यह क्वेश्चन एक ही करते हैं, एक वो कर लेते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। सो यहाँ पर ग्रीन से मैं लिख ले रहा हूँ, ये पॉइंट क्या है, वाइल वाइल रनिंग while running a process can access its own PCB from main memory, main
मेमोरी, ठीक है, क्वेश्चन टाइप का ही ले लिया, ठीक है। सो क्वेश्चन समझो या फिर वो फैक्ट समझो, इससे मिसिए। तो उससे कहने का क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, एक प्रोसेस है जो अभी रन कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन में है, तो क्या वो अपने पीसीबी को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता? इसका आंसर होगा नो। पीसीबी क्या है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज की जाती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। पीसीबी इज मेंटेन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई प्रोसेस खुद के पीसीबी को भी एक्सेस नहीं कर सकता है। नॉट बाय नॉट बाय प्रोसेस इटसेल्फ। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो मैं कहना चाहता, और एक मेन क्वेश्चन है जो अभी हम लोग करना, दोनों ही मेन है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, a process in the context of computing is a process in the context of computing is, मुझे अगर कोई एक प्रोसेस है जो कि प्रोसेस की डिफिनेशन पूछा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटिंग के टर्म्स कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस की डिफिनेशन क्या होगी ये पूछ रहा है। तो इसकी डिफिनेशन होती है, मैं लिख देता हूँ, इसे क्या बोलेंगे, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अब प्रोसेस क्या बोलते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट के टर्म में, ठीक है, एग्जीक्यूशन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को पता होने चाहिए, वही मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की डेफिनेशन देख लेते हैं, दूसरी डेफिनेशन, ये तो कॉन्टेक्स्ट टर्म में थी, और एक और देख लेते हैं। प्रोग्राम हो गया, सीपीयू हो गया, और मेन फंक्शन, तीन चीज़ में डिफरेंस होता है, वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एक प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के बारे में लिख लेते हैं। प्रोग्राम क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। प्रोग्राम क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूट करता है किसी कंप्यूटर में। अब इसी के बाद एक और डिफिनेशन है, सीपीयू क्या होता है। तो अगर सीपीयू की डिफिनेशन की हम लोग बात करें, तो वो क्या होता है, अ पीस ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, हार्डवेयर दैट एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि सीपीयू क्या है, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूट करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम ही तो होता है, वही चीज़ है। अब क्या है, अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, मेन फंक्शन क्या होता है। प्रोग्राम में जैसे हम लिखते हैं तो अब मेन फंक्शन आता है, तो मेन फंक्शन क्या होता है वो लिख देते हैं। सो मेन फंक्शन क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। द मेन प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर ऑफ अ प्रोग्राम, ऑफ अ प्रोग्राम। तो मेन फंक्शन में पूरा स्टेप लिखा रहता है कैसे कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं उसकी मैं हेडिंग डाल देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं प्रोसेस स्टेट के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं प्रोसेस स्टेट। तो अगली वीडियो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस स्टेट क्या होता है और इसके बारे में, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वो देखते हैं।
तो सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में चला जाता हूँ और पहला पहला हाँ यहाँ से। तो सबसे पहले क्या हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत चीज़ है क्योंकि किसी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, अब आते हैं और इसके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले क्या क्या होगा मैं बता दूं। जैसे टीओसी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और कंपाइलर डिजाइन हम लोगों ने एक बार कंप्लीट कर, टीओसी का तो एक बार रिवीजन भी हो गया। टीओसी के पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिर टीओसी पीवाईक्यू का कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला कंपाइलर डिजाइन के पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अभी क्या रनिंग में वो बता रहे हैं। तो अभी टीओसी का पीवाईक्यू सैटरडे संडे चल रहा है और इस सैटरडे संडे मेरे ख्याल से कंप्लीट भी हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, 20-25 क्वेश्चन मेरे ख्याल से बचे हुए हैं, देखते हैं। और उसके बाद क्या कंप्यूटर नेटवर्क है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, दूसरा चैप्टर एरर क्या बोलते हैं एरर कंट्रोल चल रहा है। ठीक है, अभी 1-2 लेक्चर ही हुआ उसके। अभी आज से हम लोग क्या ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग के फोर्थ क्या बोलता है सब्जेक्ट है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद क्या थोड़ा सा डिफिनेशन देखा, अभी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, ये सब देखे। मल्टी प्रोग्राम मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी यूज़र क्या होता है, रियल टाइम क्या होता है, एम्बेडेड क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कर्नल पार्ट होता है, कर्नल मोड होता है, यूज़र मोड होता है, कर्नल बिट क्या होता है, मॉड बिट क्या होती है, 0 हो गया तो 1 हो गया। फिर उसके बाद पीसीबी को हम लोगों ने देखा कि पीसीबी क्या होता है। फिर अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोसेस पे कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकती है वो चीज़ हम लोगों ने देखा। फिर एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस देखा जो कि पीसीबी के अंदर रहते हैं। ठीक है, यानी एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस कंबाइन में क्या बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं। ठीक है, ये देखा। और जो पीसीबी की वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इसको, वैल्यू ऑफ पीसीबी ये इक्वल होगा किसके, कॉन्टेक्स्ट के हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब पीसीबी के जो वैल्यू स्टोर है उसको चेंज करना। फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखा है, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में कुछ टर्म्स देखे। और कल से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोसेस स्टेट के बारे में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।